दावतनामे पर 8 बजे का वक्त लिखा हुआ था, लेकिन अब 12 बजने वाले थे। मेहमान तो सब आ चुके थे, मगर मेजबान का कहीं अता पता नहीं था। हर टेबल पर सरगोशियां हो रही थीं, लेकिन फिर एक मेहमान तंग आकर चिल्ला उठा, ये क्या तरीका है? 4 घंटे हो चुके हैं, हमें यहां बैठाया हुआ है, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। फिर उसने बाकी मेहमानों से मुखातिब होकर कहा, आप सबको इस महाराजा का इंतजार करना है तो करें, मैं घर जा रहा हूं। और फिर वो नाराज मेहमान दावत छोड़कर घर वापस चला गया। अगर आपके घर में किसी दावत पर ऐसा हो तो आपका क्या रिएक्शन होगा? यकीनन आप इस नाराज मेहमान को कॉल करेंगे, माजरत करेंगे, मनाएंगे। करना भी यही चाहिए, गलती जो आपकी है। लेकिन इस मेहमान के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात 1 बजे के करीब इसके घर का दरवाजा जोर जोर से बजाया जाने लगा। दरवाजा खुला तो दर्जनों सिक्योरिटी एहलकार इसके घर के बेडरूम तक घुसे चले आए। मेहमान को गिरबान से पकड़ा और फिर मारते हुए पुलिस स्टेशन ले गए। इस दावत को छोड़कर आना इस मेहमान को इतना महंगा पड़ा कि अगली सुबह इसे मुल्क ही छोड़कर जाना पड़ा। यह दिन था 2 जुलाई 1974 का। मुकाम था प्राइम मिनिस्टर हाउस। मेहमान थे साबिक वजीर और मौजूदा सफीर जलालुद्दीन अब्दुल रहीम, और मेजबान थे कायदे अवाम जुल्फकार अली भुट्टो। अगर मंजूर है तो ठीक है, नहीं मंजूर है तो जन्नत में जाए। ना मंजूर जन्नत में जाए, सुअर के बच्चे जन्नत में जाए। इस बात पर किसी को इख्तलाफ नहीं कि पीटीआई आजकल रियासती जबर और तशद्दुद की जद में है। बदतरीन मुखालिफिन भी ये बात मान रहे हैं। लेकिन एक सवाल है जो बार बार सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है, वो ये कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस सवाल का जवाब ढूंढ सकें। मैं नहीं कहता हूं कि मुझसे गलतियां नहीं हुई है, मैं इंसान हूं। इंसान से गलतियां होती है कि जो सजा आप देने चाहते हैं वो सजा मुझे आप दें। जब भी रियासती जबर, सेंसरशिप, जुल्म का जिक्र होता है तो एक नाम लाजमी लिया जाता है। इंसान के अंदर एक ऐसी दरिंदगी का अमल हर वक्त मौजूद रहता है जो कि उभरने के लिए तैयार। पहले आदमी सिगरेट एक किसी से मांग के पीता है, फिर अपना खरीदता है, फिर चोरी छुपे पीता है, फिर उसको आदत हो जाती है। ये बात काफी हद तक ठीक भी है। मजहबी मुनाफरत, हुदूद कानून के सख्त इस्तेमाल और अखबारात पर पाबंदी से लेकर अवामी मुकामात पर कोड़े मारने तक जिया साहब का रिकॉर्ड काफी दागदार है। लेकिन इसे हमारी बदनसीबी कह लीजिए कि जब भी हुक्मरानों के बुरे कामों का मुवाजना किया जाता है तो कंपटीशन बड़ा सख्त नजर आता है। इस्कंदर मिर्जा से लेकर आज तक एक से बढ़कर एक मिसालें नजर आती हैं, मगर एक नाम है जो पॉपुलर मेन स्ट्रीम मीडिया में इस सारी गन से अलग थलग है। वो नाम है जिसे लिबरल्स और मजहबी तबका दोनों कायदे आजम के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर समझते हैं, जिसे रोशन ख्याली, तरक्की पसंदी, अवामी राज का निशान समझा जाता है। वो लीडर जिसे दुनिया से गए तो 40-50 साल गुजर गए, मगर वो आज भी जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। आज रफ्तार आपको दिखाएगा भुट्टो का ऐसा चेहरा जो आपने आज से पहले शायद कभी ना देखा हो। यकीनन भुट्टो एक बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन क्या वो एक अच्छे लीडर भी थे? इस वीडियो में बयान किए गए तमाम वाकयात इंतहाई मुस्तनद किताबों और अखबारात की रिसर्च करके हासिल किए गए हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आप तक तमाम हकायक इंतहाई गैर जानिबदारी के साथ पहुंचाना है, ताकि आप पाकिस्तान की तारीख को मुकम्मल तौर पर समझ सकें और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। 1972 की बात है। भुट्टो ने कौमी असेंबली में अपनी कमर दिखाते हुए कहा, हमने जमहूरियत के लिए बड़ी मारें खाई हैं। जिस पर जमाते इस्लामी के डॉक्टर नजीर अहमद ने जवाब दिया, पीठ पर जख्म तो भागने वालों को लगते हैं, सीने पर कोई जख्म खाया है तो शौक से दिखाएं। कुछ ही दिन बाद डेरा गाजी खान में डॉक्टर नजीर अहमद को अपने ही क्लिनिक में कत्ल कर दिया जाता है। इनमें और मुजीबुर रहमान में कौन सा फर्क था? कोई फर्क नहीं था। ये मगरबी पाकिस्तान के मुजीबुर रहमान थे, वो मशरकी पाकिस्तान का मुजीबुर रहमान था। शहर की वीरान सड़कों पर एक गाड़ी चलती चली जा रही है। शादमान कॉलोनी से निकलने के बाद अब उसका रुख है अपनी मंजिल मॉडल टाउन की तरफ।
लेकिन शाह जमाल कॉलोनी के करीब एक चौराहे पर गाड़ी पर 3 तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। ड्राइव करने वाला शख्स 34 साल का है, जिसके साथ अगली सीट पर बाप और पीछे मां और खाला बैठी हैं। वो बगैर रुके पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाता हुआ गोलियों की बौछार से निकल जाता है। लेकिन जब उसे लगता है कि वो खतरे से बाहर निकल गया है, तब पता चलता है कि बाप को गोली लग गई है और वो बुरी तरह जख्मी है। हवास पर काबू रखते हुए वो गुलबर्ग के एक अस्पताल पहुंचता है, लेकिन इसकी हर कोशिश बेकार जाती है। 71 साला बाप कुछ देर बाद दम तोड़ देता है। मरने वाले शख्स का नाम था मोहम्मद अहमद खान कसूरी। 71 की जंग के बाद एक नया पाकिस्तान जन्म ले चुका था, या यूं कह लें कि बचा कुचा पाकिस्तान था। कायदे आजम का पाकिस्तान नहीं, भुट्टो का पाकिस्तान। ये पहली जमहूरी तौर पर इलेक्टेड हुकूमत थी। भुट्टो अयूब खान को डैडी कहते थे, इसीलिए डिक्टेटरशिप उनके सियासी डीएनए में शामिल थी। मगर सियासी पार्टियों में फौज जैसा डिसिप्लिन नहीं होता, इसलिए भुट्टो का भी अपने साथियों से इख्तलाफ बढ़ता जा रहा था। और पार्टी में मौजूद उन्हीं मुखालिफिन में से एक थे मोहम्मद अहमद खान कसूरी, जिनका उस रात भयानक अंदाज में कत्ल होता है। लेकिन वो अकेले नहीं, ख्वाजा साद रफीक के वालिद ख्वाजा मोहम्मद रफीक, आफ्ताब अहमद शेरपाव के भाई हयात मोहम्मद खान शेरपाव, महमूद खान अचकजई के वालिद अब्दुस समद अचकजई और जमात इस्लामी के डॉक्टर नजीर अहमद समेत 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे सियासी रहनुमा हैं जो भुट्टो के दौरे हुकूमत में कत्ल किए गए। वली खान को मालूम है, अगर हम कोशिश करते तो हम इतने अंधे और कारे नहीं है कि हम अपने निशान को नहीं लगा सकते थे। कुछ महीने गुजर गए और मार्च 1975 आ गया, जब तहरीके इस्तकलाल के चेयरमैन असगर खान पर एक हमला हुआ। तहकीकात हुई, FIA कातिलों को ट्रेस करते करते FSF तक पहुंच गई। आप सोच रहे होंगे कि ये FSF क्या बला है? जी हां, ये वाकई एक बला थी। ये थी भुट्टो की बनाई गई फेडरल सिक्योरिटी फोर्सेस। नाम तो मंशियात और स्मगलिंग के खात्मे का लिया गया, लेकिन इसका असल काम था भुट्टो के मुखालिफिन पर नजर रखना। तकरीबन 20,000 लोग इस फोर्स का हिस्सा थे, मगर FSF सिर्फ नजर नहीं रख रही थी, वो भुट्टो की नजर में खटकने वाले हर कांटे को भी हटाती जा रही थी। दिन है 20 दिसंबर 1972 का। बचे कुछ पाकिस्तान पर पीपल्स पार्टी के इक्तदार का पहला साल मुकम्मल हुआ, जिस पर अपोजिशन यौम सियाह मनाने का ऐलान करती है। लाहौर में भी एक जुलूस निकाला गया, जिसमें शिरकत के बाद ख्वाजा मोहम्मद रफीक घर वापस जा रहे थे कि इन पर भी कातलाना हमला हो गया और वो भी जान से चले गए। इल्जाम लगा FSF पर। मार्च 1973 आया, अब वली खान पर कातलाना हमला होता है। वो और अजमल खटक बाल बाल बचते हैं। इल्जाम फिर FSF पर। 2 दिसंबर 1973 को अब्दुस समद अचकजई के घर पर दस्ती बम हमला होता है। वो जान से चले जाते हैं। इल्जाम दोबारा FSF पर। ये जितने भी लोग थे सब मुख्तलिफ जमातों के थे, मुख्तलिफ नजरियात रखने वाले, मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले, लेकिन सब में एक चीज कॉमन थी, ये कि वो सब जुल्फकार अली भुट्टो के बड़े मुखालिफ थे। एक के बाद दूसरा सियासी रहनुमा मरता जा रहा था, लेकिन भुट्टो पर कौन उंगली उठाता? ये तो चले सियासी मुखालिफिन थे, भुट्टो की तलवार तो अपनों पर भी चली। काबीना के वजीरों और करीबी साथियों के लिए भुट्टो की दावत है। दावतनामे पर वक्त लिखा है ठीक रात 8 बजे। तमाम ही मेहमान वक्त पर पहुंच गए हैं, लेकिन ये क्या, रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन भुट्टो साहब का कुछ अता पता नहीं। सब वजीर, अमीर, कबीर सर झुकाए बैठे हैं, लेकिन एक शख्स की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। वो उठता है और जोर से चिल्लाता है, आप लोग महाराजा लाड़काना का इंतजार करें, मैं चला। जी हां, ये वही थे जलालुद्दीन अब्दुल रहीम, मशहूर थे JA रहीम के नाम से। पीपल्स पार्टी के बंगाली रहनुमा, सोशलिस्ट नजरियात रखने वाले पार्टी बानियों में से एक। वो मोहम्मद अली बोगरा की हुकूमत में फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे। जब 30 नवंबर 1967 को जुल्फकार अली भुट्टो ने अपनी पार्टी बनाई, तो इस नई पार्टी का दस्तूर JA रहीम ने ही बनाया था। ये जो नारा था ना, इस्लाम हमारा मजहब, जमहूरियत हमारी सियासत, सोशलिज्म हमारी मईशत और ताकत का सरचश्मा अवाम,
ये नारा भी जे.ए. रहीम ने ही बनाया था और जब भुट्टो की हुकूमत कायम हुई तो दिफाई पैदावार के वजीर भी बने। कहते हैं कि भुट्टो तो डिक्टेटर है, और जो ये बाकी हेर फेर है मैं उनको बताना चाहता हूं कि हेरी फेरी नहीं चलेगी। जिस जमाने में बांग्लादेश बन जाने वाले मशरकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान के आमराना स्टाइल पर तनकीद हो रही थी, बिल्कुल उसी जमाने में पाकिस्तान में भुट्टो का अंदाज भी यही था, जिससे जे.ए. रहीम बिल्कुल मुतमईन नहीं थे। उन्होंने इख्तलाफ किया और खुलकर किया। नतीजा ये निकला कि उन्हें वजारत से निकाल दिया गया और सफीर बनाकर फ्रांस भेज दिया गया। वो अचानक वतन वापस आए और इस इजलास में भी पहुंच गए, जहां से वो गुस्से में निकल तो आए, लेकिन इनकी ये हरकत भुट्टो को बिल्कुल पसंद नहीं आई। रात 1 बजे एफएसएफ के एहलकार इनके घर में घुस गए। पहले दरवाजा पीटा और फिर जे.ए. रहीम को और खून में लथपथ हालत में थाने पहुंचा दिया। अगले रोज वो मुल्क ही छोड़कर चले गए। जे.ए. रहीम अकेले नहीं थे, पीपल्स पार्टी के दूसरे कई रहनुमाओं के साथ भी ऐसे ही वाकयात पेश आए। महराज मोहम्मद खान पीपल्स पार्टी के एक बहुत अहम रहनुमा थे, इतने अहम कि एक बार भुट्टो ने कहा मेरा जानशीन महराज मोहम्मद खान है, लेकिन उनसे भी इख्तलाफ हुए, जो बढ़ते ही चले गए, यहां तक कि उन्हें भी जेल भिजवा दिया। फिर मुख्तार राना जो फैसलाबाद से रुकने कौमी असेंबली थे, उन्हें तो फौजी अदालत से 5 साल कैद की सजा भी दिलवा दी। असेंबली की रुकनियत भी चली गई और मुल्क भी छोड़ दिया। ये तो थे सियासतदान, मगर सहाफी भी भुट्टो के फाशिज्म का बहुत निशाना बने। अयूब खान के दौर में एक इदारा बनाया गया था, नेशनल प्रेस ट्रस्ट। अगले डिक्टेटर यहिया खान ने भी इसे कायम रखा। पीपल्स पार्टी का दौर आया तो इसे खत्म होना चाहिए था, लेकिन भुट्टो ने इसे अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया। पहले तो हुकूमत पर तनकीद करने वाले तमाम अखबारों और रिसालों के इश्तेहारात बंद कर दिए गए। फिर सहाफियों की पकड़ धकड़ भी शुरू हो गई। एजाज हसन कुरैशी, अल्ताफ कुरैशी और हुसैन तकी जैसे बड़े सहाफी जेलों में डाल दिए गए। डॉन जसारत और कई अखबारों के एडिटर भी गिरफ्तार हुए। एडिटर डॉन अल्ताफ गौहर को भी कैद कर लिया गया। वो वैसे एक ब्यूरोक्रेट थे, लेकिन लिखते बहुत अच्छा थे। एक बार कराची में इनकी भुट्टो से मुलाकात हुई, जिसमें दोनों की अनबन हो गई। यही टेंशन बाद में ताशकंद में भी नजर आई, जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुआहदा हुआ था और भुट्टो वजीर खारजा थे। अल्ताफ गौहर 1969 में रिटायर हुए और फिर सहाफत ज्वाइन कर ली। वो मशहूर अखबार डॉन के एडिटर बने, जिसमें एक दिन ये इदारिया छपा, माउंटेन्स डोंट क्राई। निशाना थी भुट्टो की खराब पॉलिसियां। फिर क्या था, भुट्टो ने अगले पिछला सारा हिसाब बराबर करने का फैसला कर लिया। उसी रात पुलिस अल्ताफ गौहर के घर में दाखिल हो गई, उनके बेडरूम में घुसी, घसीटते हुए बाहर निकाला और जेल में डाल दिया। सिंधी अखबार मेहरान के सैयद सरदार अली शाह भी गिरफ्तार हुए। उनका अखबार तो 6 महीने तक बंद भी रहा। सहाफियों को दीवार से लगा दिया गया और सरकारी टाउट अखबारों को खुली आजादी दे दी गई। पीपल्स पार्टी आज जमहूरियत की सबसे बड़ी चैंपियन बनती है। पाकिस्तान की जमहूरियत भी तरक्की कर सकता है। कल भी ऐसा ही था, क्योंकि हम जमहूरियत के कायल हैं। तब भी उनके लिए डेमोक्रेसी बेस्ट रिवेंज था, लेकिन ये रिवेंज धौंस, धमकी, मुखालिफिन को दबाने और कुचलने से लिया जाता। इसलिए अहमद खान कसूरी का केस भी अक्टूबर 1975 में बंद कर दिया गया। लेकिन कब तक बंद रहता? बिलाखिर भुट्टो की हुकूमत का खात्मा हुआ। मुल्क में एक बार फिर मार्शल लॉ लग गया। पहला हुक्म ही एफएसएफ के खात्मे का था और 20 दिन बाद 24 जुलाई 1977 को एफएसएफ के 2 एहलकार गिरफ्तार होते हैं जो एतराफे जुर्म करते हैं। फिर गिरफ्तारियों का सिलसिला ही चल पड़ता है। कई वादा माफ गवाह बनते हैं, यहां तक कि जुल्फकार अली भुट्टो भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। मोहम्मद अहमद खान कसूरी कत्ल केस में उन्हें सजाए मौत हो जाती है, जिस पर 4 अप्रैल 1979 को अमल दरामद होता है। इस फांसी को आज तक अदालती कत्ल कहा जाता है। पाकिस्तान की तारीख का इतना बड़ा वाकया हुआ और मुल्क में कोई बड़ी तहरीक बर्पा नहीं हुई। क्यों? शायद इसलिए कि लोग भुट्टो दौर देख चुके थे, बल्कि उसमें इतना कुछ देख चुके थे कि ये जुल्म भी उन्हें बहुत छोटा लग रहा था। पाकिस्तान में ब्रिटिश हाई कमिश्नर थे सर मॉरिस जेम्स। एक बार उन्होंने लिखा था, मेरे ख्याल में भुट्टो दूसरे लोगों की इज्जत और कदर नहीं करते। मैंने ये बात उनकी संग दिली की वजह से महसूस की।
उनके भेजे गए तोहफों के बावजूद मैंने जान लिया था कि एक दिन भुट्टो खुद को बर्बाद करके रहेंगे। कब और कैसे ये मैं नहीं बता सकता। 1965 में ब्रिटिश हाई कमिश्नर की हैसियत से मैंने पाकिस्तान से जो आखिरी खतूत भेजे थे उनमें से एक में लिखा था कि भुट्टो पैदा ही फांसी घाट के लिए हुए हैं। 14 साल बाद ये बात दुरुस्त साबित हुई।